Hello, my dear students. I welcome all of you on Saima Tabassum classes. This lecture is regarding the topmost articles from our Constitution of India एंड इंडियन पॉलिटी में आता है और सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं एसएससी सीजीएल दिस जेके एसएसबी और एनी अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वी विल डिस्कस द टॉप मोस्ट आर्टिकल्स और ये सीरीज जो होगी रिवीजन सीरीज होगी फॉर ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला जो आर्टिकल है आ जाए आर्टिकल 12. आर्टिकल 12 आपको पता होना चाहिए पार्ट थर्ड में आता है और पार्ट थर्ड में किसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स को. और आर्टिकल 12 हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि हम स्टेट वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं पूरी इंडियन पॉलिटी में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट में क्या क्या आता है. जैसे यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पंचायत है, म्यूनसिपलिटीज़ है, स्टेट में क्या क्या आता है ये डिफाइन करता है टर्म स्टेट को. पार्ट थर्ड में आता है आर्टिकल 12 और फंडामेंटल राइट्स भी फंडामेंटल राइट्स सारे पार्ट थर्ड में आते हैं. ठीक है. सो आर्टिकल 12 इज अबाउट द स्टेट. मूविंग फॉरवर्ड, आर्टिकल 14. आर्टिकल 14 भी किस में आता है? आर्टिकल 14 भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आता है. राइट टू इक्वालिटी में पता होना चाहिए आपको पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स में आता है. और खासतौर पे अगर हम आर्टिकल 14 की बात करेंगे, ये गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. आप मुझे कमेंट्स में बताएं इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से, किस कंट्री से लिया गया और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किस कंट्री से लिया गया है. सो आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी आता है फंडामेंटल राइट्स में. पार्ट थर्ड में आर्टिकल 14 हमें गारंटी करता है क्या? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. मूविंग फॉरवर्ड, आर्टिकल 15 अगेन फ्रॉम फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex और place of birth. ये क्या करता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो किसी इंसान को किस बेसिस पे? ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, की पर्टिकुलर रिलीजन से है, रेस से है, कास्ट से, सेक्स से और प्लेस ऑफ बर्थ से. और ये जो चीज़ें ना ये पूछी जाती है, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये पूछी जाती है ऑन व्हाट बेसिस आर्टिकल 15 prohibits discrimination. So it prohibits discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex और place of birth. यहाँ तक समझ आया? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आर्टिकल 16 दिस ऑल्सो कम्स अंडर फंडामेंटल राइट्स पार्ट थर्ड में आता है. आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड है. एंश्योर्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. पब्लिक यानी कि प्राइवेट किसी का कुछ होगा वो नहीं, गवर्नमेंट जो एडवर्टीजमेंट करता है. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए. आर्टिकल 16. आर्टिकल 17 डील करता है अनटचेबिलिटी के साथ. इट अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स दिस प्रैक्टिस. कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है. अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा वो प्रोहिबिट है. और उसके लिए सिविल राइट्स एक्ट भी हमारे पास है जिसमें प्रोविजन है कि क्या क्या पनिशमेंट उसको मिल सकता है. आर्टिकल 19 ये राइट टू फ्रीडम में आता है, फंडामेंटल राइट्स में आता है पार्ट थर्ड में. ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक किस में आता है? फंडामेंटल राइट्स में आता है. आर्टिकल 19 भी पार्ट थर्ड में आएगा, राइट टू फ्रीडम में आएगा. और ये क्या कहता है? ग्रांट 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स टू सिटीजंस. आर्टिकल 19 छह फंडामेंटल फ्रीडम्स देता है अपने सिटीजंस को जो सिटीजंस ऑफ इंडिया है. आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट्स लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ एवरी इंडिविजुअल. आर्टिकल 21 भी फंडामेंटल राइट है एक जो कि पार्ट थर्ड में आता है और इसको हम राइट टू लाइफ भी बोलते हैं. और विद टाइम ये बहुत ही ज़्यादा वाइड हो रहा है. डिफरेंट केसेस में जुडिशरी इसको वाइड कर रही है और चीज़ें इसमें डाल रही है. राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, इसका मतलब है जिंदा रहना विद डिग्निटी. आपके पास एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, फुल्ली डेवलपमेंट मिलनी चाहिए आपको. ठीक है. सो आर्टिकल 21 डील्स विद राइट टू लाइफ. ओके, आर्टिकल 32 जो है इसको बी आर अम्बेडकर ने बोला हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी पार्ट थर्ड में आता है, फंडामेंटल राइट में आता है. इसको हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज. आर्टिकल 32 बोलता है यू कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट अगर आपका फंडामेंटल राइट वोलेट होता है. अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट वोलेट होता है आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो. फंडामेंटल राइट्स का वैल्यू कुछ नहीं है अगर आर्टिकल 32 ना होता, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को मजबूत बनाता है आर्टिकल 32 ही, क्योंकि ये अलो करता है किसी भी इंडिविजुअल को आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो फॉर द इफ योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड. सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज कम्स अंडर आर्टिकल 32. उसके बाद आर्टिकल 39A ये आता है पार्ट 4 में. ये DPSPs में आता है. 39A प्रोवाइड्स फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस. ये फ्री लीगल एड और इक्वल जस्टिस पे काम करता है. जैसे गरीब होते हैं वो एफर्ड नहीं करेंगे लॉयर, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है.
आर्टिकल 39A ये आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, डीपीएसपी में आता है, पार्ट 4 में आएगा। ये आपको पता होना चाहिए हर एक जगह पे कि कौन सा आर्टिकल किस पार्ट में आता है। उसके बाद है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ये भी पार्ट 4 में आएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। ये क्या है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो जितने भी रिलीजन्स है, आपको पता है मुस्लिम शरिया लॉ पे बेस्ड है और हिंदू लॉ पे, तो लेकिन बहुत बार बोला गया कि इंडिया में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा, अभी नहीं लाया गया, लेकिन चांसेस है क्योंकि ये जो बीजेपी है उनकी मैनिफेस्टो में भी, इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी है टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। इट कम्स अंडर आर्टिकल 44 इन पार्ट 4 अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A जो है ये डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ। किसके साथ? फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ। यही एक आर्टिकल है और ये आता है पार्ट 4A में, आपको याद रखना पड़ेगा। पार्ट 4A में लिस्ट फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, और कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। फंडामेंटल ड्यूटीज पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, इनको 42nd अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया, और जो 11 थे उनको 86th अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया। आर्टिकल 72 क्या बोलता है? ग्रांट्स पार्डनिंग पावर टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट माफ कर सकता है बहुत सारे केसेस में, तो पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट को कौन देता है? आर्टिकल 72। आर्टिकल 73 डिफाइंस एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर क्या है? वो आर्टिकल 73 डिफाइन करता है। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74 बताता है जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस कर सकते हो, और प्रेसिडेंट उसी अकॉर्डिंगली काम करेगा। आर्टिकल 75 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 74 एंड 75 इसी से हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेस बनता है। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंटमेंट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ठीक है। और जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये दे आर रेस्पॉन्सिबल टू, दिस इज द फ्रेमवर्क ऑफ वर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर के कहने पे फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। आर्टिकल 76 डील्स विद द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल क्या है? अटॉर्नी जनरल है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है, हमारे यूनियन लेवल पे अटॉर्नी जनरल होता है। आर्टिकल 110 डील करता है मनी बिल के साथ, मनी बिल को डिफाइन करता है आर्टिकल 110, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 112 डील करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है, वहां पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको हम बजट बोलते हैं। आर्टिकल 12 डील करता है। आर्टिकल 123 डील करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कौन देता है? आर्टिकल 123, ठीक है। ऑर्डिनेंस क्या होता है आपको पूरा पता होना चाहिए, कब कब ऑर्डिनेंस आ सकती है, उसकी जो है लिमिटेशन क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गेट बैक टू यू विद अ वंडरफुल लेक्चर फॉर दैट। आर्टिकल 143 allows the president to seek Supreme Court's advisory opinion. प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एक एडवाइजरी ओपिनियन मांग सकता है अंडर आर्टिकल 143, राइट। आर्टिकल 148 डील करता है कैग के साथ, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि गार्डियन होता है पब्लिक पर्स का, ये कैग के साथ डील करता है। आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट, एक स्टेट के गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए डील करता है। आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज अ गवर्नर। स्टेट लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइस किसको देते हैं? गवर्नर को। 164 बोलता है कि गवर्नर अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर के कहने पे अपॉइंट करेगा मिनिस्टर्स को। दिस इज द रिवीजन सीरीज, इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड ज्यादा रखी है, ठीक है। आप दोबारा भी सुन सकते हैं इस वीडियो को। आर्टिकल 200 गवर्नर्स पावर टू असेंट विदहोल्ड और रिजर्व बिल्स फॉर प्रेसिडेंट, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, कंट्रोवर्सी में रहता है। आर्टिकल 200 डील करता है कि गवर्नर का के क्या क्या पावर्स है जब उसको बिल को साइन करना होता है। स्टेट असेंबली जब कोई बिल पास करती है, गवर्नर को साइन करना होता है, असेंट देना होता है, तो उसके पास क्या क्या पावर है। आर्टिकल 243 प्रोविजन फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो हमारे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है उनके रिलेटेड प्रोविजंस आर्टिकल 243 में बोले गए हैं। आर्टिकल 280 डील करता है फाइनेंस कमीशन के रिलेटेड, ठीक है। आर्टिकल 324 डील करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। आर्टिकल 356 हमें बताता है प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में जो स्टेट्स में लगता है। आर्टिकल 370 जो है ये जम्मू कश्मीर, अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी उसमें था, और उसके बाद एब्रोगेट किया आर्टिकल 370 को, तो उसके साथ डील करता है, ठीक है। ओके,
तो दीज वर द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपको पता ही पता होने चाहिए. इनके अंदर से क्लॉज भी है जो हम इन डिटेल पढ़ सकते हैं, लेकिन दिस इज जस्ट रिविजन सीरीज एंड दिस सीरीज विल कंटिन्यू. डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको एक कैसा लगा, क्या ऐसे आपको दिस सेशंस चाहिए इस पे पॉलिटी पे, एंड आई विल ब्रिंग मोर. थैंक यू सो मच.